गुड मॉर्निंग साथियों, आइए फिजिक्स वारियर्स में स्वागत करते हैं। ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के 2 चैप्टर कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा होगा, पीछे का वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाके देख सकते हैं। आज हम तीसरा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में, चाहे रिवोल्यूशन हो गया, चाहे रोटेशन हो गया, परिक्रमण, परिभ्रमण क्या होता है, सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, जैसे कि पहले ही कह रहा है, पहले लाइन में देखिएगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की 2 गतियां हैं। ठीक है, ये पिछले क्लास में भी मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था अच्छा सा, कि लट्टू कैसे नाचता है। आप शायद इसके बारे में मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी की 2 तरह की गतियां होती है। वो गतियां कौन सी होती है? घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, 2 तरह की गतियाँ होती है, घूर्णन और परिक्रमण। अब आगे चलिएगा तो आगे लिखा हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिएगा। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को हम लोग परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक को हाईलाइट कर लीजिएगा अपने बुक में। और मैं इसको समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था कि कोई लट्टू नाचता है और अपने अक्ष पे जो घूमता है गोल गोल, ठीक है, नहीं होता है कि लोहा वाला जो इसकी कील होती है उस पर घूमता है अपने अक्ष पे, इसको घूर्णन कहते हैं। इसका टर्म पूरा याद रखिए, टर्म ही परेशान करता है। उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में घूर्णन कहते हैं। उसी को परिभ्रमण कहा जाता है। क्रमण दूसरा है, भ्रमण दूसरा है। तो घूर्णन, परिभ्रमण और इंग्लिश में याद रखिएगा, तो बस इंग्लिश ये याद रखना है, रोटेशन। और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमते घूमते, मानिए यहाँ सूर्य है, इसे घूमते घूमते चारों तरफ सूर्य की परिक्रमा कर रही है। मानिए कि यहाँ घूम ही रही है और अब परिक्रमा चारों तरफ इसकी कर रही है। तो इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं, यानी इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहा जाता है। मुझे लग रहा है ये दोनों लाइन क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष के काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन्स है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, वह समतल के कक्ष के द्वारा बनाया जाता है और उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, तो इतना आपको फिर से हाईलाइट करना है। और ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको समझा रहा हूँ। कह रहे हैं कि पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है, चलिए ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। देखिए, अब पृथ्वी का जो अक्ष है काल्पनिक रेखा ही है ना, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये काल्पनिक रेखा ही है ना। ऐसा थोड़ा है कि कोई जाके पृथ्वी में ऐसे कोई डंडा लगा दिया है इस तरह से, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो वो काल्पनिक रेखा है, हम बस उस रोटेशन करते हैं, हम लोग उसको एज्यूम करने के लिए यहाँ पर लगा देते हैं। तो आपको पता होगा ये वाला क्या है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। ये कह रहा है कि इसको कहा जाता है पृथ्वी का कक्षीय समतल। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी का कक्षीय समतल। कई लोग इसको विषुवत रेखा मत बोल दीजिए, विषुवत रेखा ये वाली है, समझ रहे हैं ना, विषुवत रेखा ये वाली है, ये लाइन देख रहे हैं लिखा हुआ विषुवत रेखा, इक्वेटर ये है। और इसको हम लोग कक्षीय समतल कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है। तो कक्षीय समतल के साथ जो है ये कितना डिग्री का कोण बनाता है? ये यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ये कक्षीय समतल के साथ आपको कोण बनाता है कितना डिग्री का? ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पे सर बोल रहे हैं कुछ और। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो टिल्ड रहती है, झुकी हुई रहती है, वो 23.5 डिग्री झुकी रहती है, ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री। इसीलिए यहाँ झुका हुआ क्षेत्र को हम लोग, यहाँ टोटल 90 है तो ये 23.5 डिग्री ये हो जा रहा है। ठीक है, और ये कितना हो गया? 66.5 डिग्री। तो बस 2 चीज़ याद रखिएगा कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे झुकी हुई रहती है, अपने एक्सिस पे कितना? 23.5 डिग्री। लेकिन पृथ्वी जो है कक्षीय समतल के साथ कोण कितना बनाती है? कक्षीय समतल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ऑर्बिटल प्लेन के साथ एंगल जो बनाती है 66.5 डिग्री की बनाती है। ठीक है, कक्षीय समतल क्या होता है? जो कक्षा के साथ एक प्लेन लाइन होता है, हम लोग कक्षीय समतल उसको बोलते हैं। चलिए, अब अगले लाइन पे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। अगला लाइन क्या कह रहा है, आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पृथ्वी को प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? तो सन ही वो जरिया है जिसके चलते हम लोगों को पृथ्वी को प्रकाश प्राप्त होता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए
एक समय में सिर्फ इसका आधा ही भाग सूर्य की रोशनी प्राप्त कर पाता है। देखिए, जो भाग जिसके सामने आया वहीं क्या करता है, उसको सनलाइट उसी को मिल पाता है। नीचे आपको दिखाया गया है, इसमें देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि पृथ्वी जो है ये सन है, और इसका जो भाग एक ही भाग सामने पड़ता है, तो यही क्या है, यही आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पर दिन है और यहाँ पर लाइट है, बाकी ये वाला क्या है, अंधेरा इधर दिख रहा है। तो एक बार में एक ही भाग इसके सामने आता है, यही कह रहा है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होता है। वही चीज़ बोल रहा था कि इधर रात होगा और इधर दिन होगा। फिर कुछ समय के बाद ये पश्चिम से पूरब रोटेट करके यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ दिन हो जाएगा और यहाँ रात हो जाएगा। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम लोग प्रतिदीप्त वृत्त, यानी इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, तो दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त, यानी ये वाली वृत्त जो है दिन और रात को डिवाइड कर रही है, क्योंकि यहाँ दिन है आपको, यहाँ रात है, तो इसी वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, ये वाला लाइन। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देखें, दिखाया गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ठीक है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यह पृथ्वी का दैनिक गति है। सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं है इसमें। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट करने में टोटल कितना समय लेती है, लगभग 24 घंटा, 24 घंटे का समय लेती है, और इसी काल को हम लोग पृथ्वी का दिन कहते हैं। तो एक दिन 24 घंटे का होता है। और फिर से आगे थोड़ा सा समझिएगा, तो कह रहे हैं कि इसी को पृथ्वी का दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि इसी गति के कारण हमारा क्या होता है, दिन और रात। तो सवाल क्या पूछेगा कि दिन और रात किसके कारण होता है, तो घूर्णन के कारण, या फिर उसी को परिभ्रमण के कारण, या फिर रोटेशन के कारण दिन और रात। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं, तो रोटेशन या फिर घूर्णन के कारण। उसी के कारण ना ये चीज़ प्रकाशित हो रहा है और ये अंधकार हो रहा है। तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता। ये एकदम सेम सवाल आपके टीआरई में पूछा गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता है। यार सिंपल सी बात है कि एक तरफ पूरा अंधेरा का अंधेरा ही रह जाता और एक तरफ उजाला का उजाला ही रह जाता, और एक तरफ गर्मी का गर्मी ही रह जाता और एक तरफ ठंडी का ठंडी ही रह जाता। जैसे कि जो भाग सूर्य के प्रकाश में पड़ता वहाँ हरदम दिन ही रहता और यहाँ खूब ऊष्मा प्राप्त होती, गर्मी पड़ता, और जो सूर्य के प्रकाश के सामने नहीं आ पाता वहाँ पे क्या होता, हरदम रात ही रहता और वहाँ पे खूब ठंडी पड़ती। उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। सूर्य के इस पूरा लाइन को हाईलाइट करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी का भाग में हमेशा क्या होता, दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंडा पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं है। यह हूबहू सवाल पूछा गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देता या नहीं होता तो क्या होता, तो वही एक तरफ दिन का दिन होता और एक तरफ रात का रात होता। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन कहते हैं। ऑलरेडी मैंने समझा दिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हुए सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग परिक्रमण या फिर रिवॉल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए हम लोग 6 घंटा इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, ये कह रहा है। तो अब ये पूरे बात को समझ लीजिएगा। अपने अक्ष पर पृथ्वी कितना देर में घूम रही थी भाई मेरे, 24 घंटा में। लेकिन अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा कितना देर में कर रही है, तो 365 दिन और 1/4 सही, मतलब कि 365 दिन 1/4। 1/4 का मतलब समझ रहे हैं, 365 दिन तो हो गया, और यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, 24 घंटे का एक दिन होगा, और 1/4 का मतलब 1/4 यानी कि 6, यानी 365 दिन और कितना घंटा हो गया, 6 घंटा। इसका मतलब यही हो गया। 1/4 मतलब कि दिन भाई 24 घंटे का, ये दिन में ही है ना, 365 तो ये भी दिन में ही होगा। तो 24 घंटे का एक दिन और 1/4 करेंगे तो 6, यानी कि कह सकते हैं कि घंटे में लिखिएगा तो 365 दिन हम लोग मानते हैं, लेकिन 365 दिन तथा 6 घंटा, लेकिन हम सुविधा के लिए 6 घंटा हटा देते हैं और उसको 4 साल के बाद से हम लोग ऐड करते हैं। पूरा समझ लीजिए घटना।
कि उसको हम लोग हटा देते हैं और मात्र 365 दिन मान लिए, मानिए 1 साल बीत गया 365 दिन, लेकिन वो 6 घंटा कहाँ चला गया भाई, इधर अलग से उसको रख लेंगे। फिर अगले साल में आया, दूसरे साल में, ये पहला साल, फिर 6 घंटे इसका होगा ना 12 घंटा, तीसरे साल होगा फिर 6 घंटा 18 घंटा, फिर चौथे साल आएगा 6 घंटा 24 घंटा, यानी कितना हो गया इधर टोटल घंटा 24 घंटा। अब 24 घंटा का मतलब एक दिन हो गया, और इसीलिए हम क्या करते हैं चौथे साल के बाद से जो साल कर देते हैं सीधे 366 दिन का कर देते हैं, क्योंकि 6 मिलके 4 साल में 6 चौको 24 हो जाता है, यानी कि एक दिन के बराबर हो जाता है। और इसको हम लोग जोड़ के 366 कर देते हैं, और इसी साल को हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। तो सवाल पूछा जा सकता है लीप ईयर कितने दिनों का होता है, तो 366 दिनों का होता है। और इसी को हम लोग फरवरी में ऐड कर देते हैं, 28 फरवरी को हम लोग 29 दिन का कर देते हैं, एक दिन जोड़ के। समझ में आ गया होगा, इसी चीज़ को समझाया हुआ है, नीचे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा। चलिए यहाँ लिखा हुआ है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष 366 दिन में, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर्स कहा जाता है। और ये इसको चाहिए तो पूरा हाईलाइट आप पूरा लाइन ही कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार मतलब इलिप्टिकल जो कह सकते हैं इलिप्टिकल जो पाथ होता है उस पर क्या करती है, पृथ्वी जो है चक्कर लगातार लगाती है। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो इन चीज़ों को तो समझ लीजिए। अब थोड़ा सा आते हैं और इस डब्बा को पढ़ लेते हैं। डब्बा में क्या कह रहा है कि प्राचीन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी की गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, तो कहिएगा आर्यभट्ट ने कहा था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इस डायग्राम को समझना ही इस चैप्टर का क्या है, मूल है, और इस डायग्राम को समझ जाइएगा तो ये चैप्टर ही आपका खत्म हो जाएगा। चलिए इसको हम समझा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसी से सारे सवाल पूछे जाते हैं और सारे सवाल इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसमें देखिएगा तो यहाँ पर जो ये लाल वाला डंडा दिख रहा है ना, ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग अक्ष। और यहाँ देखिए रोटेशन दिखाया हुआ है गोल गोल करके ये ऊपर, ये मतलब पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब इसी अक्ष के अराउंड क्या करती है, चक्कर लगाती है इसी कक्ष के सहायता से। और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये आपके क्या है, गोलार्ध है, मतलब इधर वाला और इधर वाला गोलार्ध है। एक पे लाइट दिख रहा होगा, एक में लाइट नहीं दिख रहा होगा। तो जिस पे लाइट दिख रहा है इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे इधर वाले को, और ये क्या बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर सूर्य, एकदम ध्यान से समझिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सूर्य अब एकाएक 21 जून को क्या होता है, सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधे चमकती है। कर्क रेखा बोले तो 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ही तो होगा ना। तो एकाएक सूर्य जो है 21 जून को चमकता है कहाँ पर, विषुवत इस पे आपके कर्क रेखा पर। और इसको हम लोग उत्तर अयनांत कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है समर सोलेस्टिस। ठीक है, समर सोलेस्टिस कहा जाता है इसको। तो कहा जाएगा समर सोलेस्टिस क्या है, तो कहिएगा जब सूर्य सीधे कर्क रेखा पर चमकता है तो उसको हम लोग समर सोलेस्टिस कहते हैं। और इस समय क्या होता है कि ये लाइट जो है ना, किधर, ये उत्तरी नॉर्थ है, ये साउथ गोलार्ध है। नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, उस पर लाइट पड़ती है और ये पूरा क्या हो जाता है, इधर वाला उजाला रहता है और इसमें दिन होता है। तो आपसे पूछा जाएगा, और इसी समय आपने पढ़ा होगा दिन सबसे बड़ा कब होता है, 21 जून को होता है, आपने उत्तरी गोलार्ध में ध्यान रखिएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा 21 जून को, सीधे उल्टा होता है। जब हमारे यहाँ दिन सबसे बड़ा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा, तो 21 जून को हमारे यहाँ दिन बड़ा माना जाता है और उधर क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस घटना को हम लोग समर सोलेस्टिस कहते हैं, हिंदी में इसको उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, बिल्कुल सही है भाई, सनलाइट सीधे पड़ेगा, यहाँ क्या होगा, गर्मी नहीं पड़ेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। तो सवाल पूछा जाएगा कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो कहेगा ठंडी का मौसम होगा।
पूछेगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तो भाई गर्मी का मौसम होगा, क्योंकि जो है सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकती है। और इसके ठीक विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती है इधर, सूर्य अर्थ तो रोटेशन करते करते इसकी स्थितियाँ बदल जाती है, और जो सूर्य के प्रकाश के सामने था, माने कि घूम रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर, तो ये वाला हो सकता है कि सूर्य के सामने पहले पड़ रहा था, ये घूमते घूमते इधर गया और ये वाला आ गया सामने, अब ये वाला चला गया इधर और ये वाला चला गया इधर। तो आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब परिस्थितियाँ सीधे उल्टी हो जाएंगी। अब क्या होगा, सन के सामने कौन पड़ेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध ये वाला पड़ेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। यानी कि समझिएगा कि इसको दक्षिण अयनांत कहते हैं। दक्षिण अयनांत मतलब कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है विंटर, इसको हम लोग इंग्लिश में विंटर सोलेस्टिस भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर ग्रीष्म शीत अयनांत भी कहते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिएगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु। अब उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडी। 22 दिसंबर याद है ना कि हमारे यहाँ ठंडी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये उत्तरी गोलार्ध वाले किधर चले गए हैं, गर्मी इधर सूर्य से बहुत दूर चले गए हैं, तो हमारे यहाँ क्या पड़ेगा, ठंडी पड़ेगा। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो सूर्य के सामने स्थित है वहाँ पे क्या होगा, ठंडी पड़ने लगेगा, गर्मी पड़ने लगेगा, क्योंकि उसके सूर्य सीधे सामने है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। और ध्यान रखिएगा, इसीलिए पूछा जाता है कि क्रिसमस जो है ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है, तो ठंडी के दिनों में, क्योंकि क्रिसमस का डेट क्या है, 25 दिसंबर है, गर्मी के दिनों में सॉरी, तो 25 दिसंबर है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडी पड़ती है। लेकिन 25 दिसंबर को बताइएगा, 22 दिसंबर को ये लाइट सूर्य का पड़ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है यहाँ, और हम लोग इधर हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर तो लाइट पड़ेगा, तो उस समय तो पूरा दबा के गर्मी पड़ेगा, तो इसीलिए 22 दिसंबर को कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिनों में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है। और इस समय क्या होता है, सबसे बड़ा दिन क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, और ठीक इसके उल्टा सबसे छोटा दिन हो जाता है हमारे यहाँ 21 जून को, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। इस बातें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ते हैं और दो परिस्थितियाँ देखते हैं जिसको इक्वानोक्स कहा जाता है। इक्वानोक्स क्या है, आपसे पूछा जाएगा। विषुव क्या है, बस एक लाइन याद रखें, विषुव, ठीक है, ये वाली विषुव। तो कहिएगा इक्वानोक्स या विषुव क्या है, जब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसको इक्वानोक्स कहते हैं, या फिर हम लोग विषुव से क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। तो पूछा जाएगा दिन और रात बराबर कब होंगे मेरे भाई, तो याद रखिएगा कि अब पृथ्वी घूमते घूमते थोड़ा सा तिरछा हो जाती है इस तरह से अपने अक्ष पे, और जब तिरछा होगी तो ना ही उत्तरी गोलार्ध में पूरा सीधा प्रकाश पड़ेगा, ना ही दक्षिणी गोलार्ध में। अब क्या होगा, सारा प्रकाश वितरित होकर सारे गोलार्धों में चला जाता है। समझ में आ रहा है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, इस परिस्थिति में दिन और रात बराबर हो जाते हैं, और ये परिस्थिति, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स क्या है, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो इसको इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कब होता है ये, 21 मार्च को हो जाता है, और एक 23 सितंबर को। तो पूछा जाएगा दिन और रात किस किस दिन बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, इसको 21 मार्च वाले को बसंत ऋतु कहा जाता है, या फिर इसको हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बसंत ऋतु होता है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिएगा 21 मार्च के आसपास बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है, पत्ते आना स्टार्ट हो जाते हैं होली के आसपास। तो 21 मार्च वाले को बसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर वाले को हम लोग शरद विषुव कहा जाता है, ठीक है। शरद ऋतु इधर आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप ध्यान आसानी से रख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वाले जो कंडीशन हमने बताया था ना, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में आपको पूरा सूर्य की लाइट पड़ रही थी कब भाई, 21 जून को। अब बताइएगा उत्तरी गोलार्ध में ही तो इधर उत्तरी ध्रुव है ना, आपने पढ़ा होगा ना, उत्तरी ध्रुव, और इधर क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। तो याद रखिएगा कि जब 21 जून का समय स्टार्ट होता है तो उस समय 6 महीने का दिन होता है, कहाँ पर, 6 महीने का दिन होता है कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव पर। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव देख रहे हैं, क्योंकि जो सन है ना, ये पूरा उत्तरी ध्रुव है, सन है। अब यहाँ से रोटेट करते 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 ऐसे आगे बढ़ेगी, तो उतना देर तक सन जो है ये पूरा पड़ता रहेगा। तो इसीलिए कहा जाएगा उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, कब, 21 जून से, ठीक है। और उसके बाद से इधर आइएगा, इधर जब बढ़िएगा तो इधर आने का, हाँ, और 6 महीने का रात क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव पर होता है। तो हमारे यहाँ इधर 6 महीने का रात दक्षिणी ध्रुव पर होता है, ठीक है। क्योंकि ये सन से पीछे है तो ये घटते घटते इधर आएगी। अब इस 22 दिसंबर वाले कंडीशन में क्या होगा, सन क्या दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है, तो इस समय क्या होता है, 6 महीने का दिन हो जाता है आपको दक्षिणी ध्रुव पर, और हमारा उल्टा उत्तरी ध्रुव पर क्या हो जाता है, 6 महीने का रात हो जाता है। तो याद रखिए कहाँ पर दिन और रात 6-6 महीने के होते हैं, तो याद आंसर करना है आपको कि दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, दिन और रात 6-6 महीने के होते हैं। सवाल पूछेगा
कि दिन और रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सवाल एक और पूछेगा कि किस पर हरदम दिन और रात बराबर होते हैं, तो विषुवत रेखा पर जो चीज़ें हैं वहाँ पर दिन और रात हरदम बराबर होती है। मुझे लग रहा है ये सारी लाइन समझ में आ गई होगी। अब इसी को दे दिया है आपको किस में, लैंग्वेज में। थोड़ा सा इसको स्टडी करके हम लोग आगे निकल जाते हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। इसको हाईलाइट कर लीजिए कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है। जैसे दिन और रात किसके कारण हो रहा था, घूर्णन यानी रोटेशन के कारण। वहीं जो है ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो ऋतुओं का परिवर्तन जो होता है परिक्रमण के कारण, रिवोल्यूशन के कारण होता है। दो घटना याद रखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुका होना और परिक्रमण, रिवोल्यूशन, दो घटनाएं हैं जो कि ऋतु के जिम्मेदार के लिए, ऋतु का होने के लिए जिम्मेदार कारक हैं। आगे आपको लिखा भी होगा। चलिए, कोई प्रैक्टिकल दी है, इसको ज़रूरत नहीं है आपको देखने की। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, इसको देखते हैं। कह रहे कि 21 जून को उत्तरी, जो मैंने बताया घटना, अब उसी को ये लैंग्वेज में देख लीजिए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है, ठीक है। इसे हाईलाइट यहाँ से कर, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीना तक लगातार दिन रहता है। 6 महीना तक लगातार दिन होगा क्योंकि मैंने बताया ही था जिधर सूर्य पड़ेगा वो घूमते घूमते 6 महीना लग जाएगा। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, सबसे छोटा दिन 21 जून को। एकदम उल्टा होता है, ठीक है। और पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग उत्तर आयनायन कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, समर सोल्स्टिस भी कहा जाता है इसको, या तो ये पूरा हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। अब नीचे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, लिख रहा है आगे। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुक जाता है। अब उल्टा हो गया कहानी, अब वो आ गया क्षेत्र आगे, ठीक है। मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है उस समय, चूंकि सूर्य की किरणें, ये पूरा हाईलाइट करते चलिएगा, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी ग्रीष्म ऋतु होती हैं, ठीक है। जहाँ पर सूर्य पड़ेगा वहाँ लंबा दिन होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन होने लगा। हमारे यहाँ लंबा दिन कब, जून में होने लगता था, ठीक है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग दक्षिणी आयनायन के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस? ऑलरेडी मैं आपको इसको समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा आते हैं नीचे। अब इसी बिंदु को लिखा हुआ है कि 21 मार्च और 23 सितंबर दिन और रात बराबर होंगे को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे विषुव यानी इक्वानोक्स कहा जाता है। हाईलाइट कर लीजिए। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। पूरा हाईलाइट कर लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये लाइन पढ़ लीजिए, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष पर निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ही क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो दो बातें कंक्लूजन निकला कि आपको कुछ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला सवाल कि दिन और रात हमारा परिक्रमण जो होता है, हमारा परिभ्रमण, घूर्णन जिसको कहते हैं, कितना देर का होता है भाई, 24 घंटे का होता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। हमारा रिवॉल्यूशन कितना का होता है, 365 दिन का होता है। 1/4 वाला काट दीजिए, 365 दिन 6 घंटा जो होता है 365 दिन का होता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हमारा ऋतु परिवर्तन होता है। और एक और इसके लिए परिस्थिति क्या है, 23.5 डिग्री पर पृथ्वी का अक्ष पर झुका होना, ठीक है। दिन और रात, हाँ, कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है, 21 जून को। दिन बड़ी उत्तरी गोलार्ध में कब, 21 जून को। सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब, 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब, 21 जून को। सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब, सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब, 22 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब, 21 जून को। दिन और रात बराबर कब होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। यही कंक्लूजन है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को देख के आगे थोड़ा सा जल्दी निकल चलते हैं। सवाल क्या पूछा है, इसको टिक करिएगा। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमण
करना क्या कहलाता है, इस गति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा। इसको हम लोग परिक्रमण या फिर रिवॉल्यूशन कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा वृत्त पर किस दिन पड़ती है? सीधी किरणें कब पड़ेगी भाई? जब दिन रात तभी बराबर होगा ना, 21 मार्च को और 23 सितंबर, जो ऑप्शन में नहीं है, तभी दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि विषुवत रेखा पर पड़ रही है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतु में परिवर्तन और पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतु में परिवर्तन किसके कारण होगा? परिक्रमण के कारण होगा। ठीक है, चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स भी देख ले। लीप ईयर कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का होता है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में, दीर्घवृत्तीय कक्षा में इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर चमकती है। किस पे? कर्क रेखा पर क्या होती है? चमकती है। ऋतु में दिन क्या होते हैं? दिन छोटे होते हैं। शीत ऋतु में क्या होते हैं? दिन छोटे होते हैं। ये आपने कर लिया। बताइएगा सेशन कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और जो लोग नहीं देखे होंगे चैप्टर 1 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी का, प्लेलिस्ट क्लिक करके वहाँ दोनों चैप्टर पढ़ा हुआ उसको देख लीजिएगा। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।